अच्छा जी, अब हमारे सामने लेट्स से 2008 की ये पास पेपर है प्रेसियन कंपोजिशन का। तो हम करते हैं जी 2008 की प्रेसी। हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो आंसर शीट है, नीट आंसर शीट जो हमें एग्ज़ाम में मिलती है, उस जहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन पहला करना चाहते हैं, क्वेश्चन शुरू में करना चाहते हैं, तो आप उसको रफ ड्राफ्ट नंबर 1 की एक बोल्ड कटे हुए मार्कर से हेडिंग दे देंगे, क्योंकि नॉर्मली हम 2 रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, तो इसलिए ड्राफ्ट नंबर 1 आप लिखेंगे। इसकी जो पहली सब हेडिंग है दैट इज़ सूटेबल टाइटल्स। ठीक हो गया, यानी अब आपने टाइटल्स देना शुरू करने हैं। उसके लिए मैं अभी आपको चूँकि डिटेल में बता चुका हूँ 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स। नंबर 1 कि आपने क्या करना है, शुरू के चंद सेंटेंसेस, 2 या 3 सेंटेंसेस, अगर पैसेज भरा है तो ज़्यादा सेंटेंसेस यानी 3 सेंटेंसेस पढ़ लें, और अगर पैसेज की जो ओवरऑल लेंथ छोटी है, कम वर्ड्स का है, तो आप क्या करें, आप 2 सेंटेंसेस पढ़ लें। ठीक हो गया जी। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ बल्कि, ताकि ये ब्लैक में नहीं, रेड कर देता हूँ, एक में रेड कर देता हूँ, और थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो। ठीक हो गया जी। ये शुरू के सेंटेंसेस पढ़ने हैं, रूल नंबर 1 था, और रूल नंबर 2 था लास्ट सेंटेंसेस पढ़ने हैं उसी पैसेज के, और रूल नंबर 3 था जो रिमेनिंग बॉडी का पोर्शन है वो पढ़ना है। अब जब हम ये पढ़ते जाएंगे, यानी साथ साथ हम इसको पढ़ रहे होंगे, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमारे जहन में कोई ना कोई आइडिया आ रहा होगा। तो चूँकि हमने साथ ही यहाँ पर लिख लिया है रफ ड्राफ्ट नंबर 1 सूटेबल टाइटल्स, टाइटल के भी नंबर होते हैं, और साथ साथ टाइटल भी एक्सट्रैक्ट होगा, और साथ साथ कीवर्ड्स भी अंडरलाइन होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलें जी। वो कहता है जी, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। चूँकि 2008 का है, 2008 में CSS में नॉर्मली होता ये था कि 20 नंबर की प्रेसी होती थी और 5 नंबर टाइटल के, तो 25 नंबर का सवाल था। इवन कि 2012 तक जो मेरी लास्ट अटेम्प्ट हुई थी, जिसमें मैंने सेकंड टाइम क्वालिफाई किया था, तो तब भी 25 नंबर की प्रेसी होती थी। लेटर ऑन फिर CSS में 20 नंबर की हो गई, और BMS में भी अब 20 नंबर की है। सिविल जज के एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से शायद 30-35 नंबर या 50 नंबर की भी है। इसी तरह बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये ज़्यादा नंबर की ये क्वेश्चन आता है प्रेसी का। ADPP असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अगर हम देखें तो उसमें भी 10-20 नंबर की है क्वेश्चन, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, एज़ पर रूल नंबर 1 शुरू के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इस रूल को कहते हैं हेडर रूल। हेडर का मतलब होता है स्टार्टिंग का जो पैसेज का एरिया है उसको हमने पढ़ना होता है, और उसमें से टाइटल एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो देखते हैं जी उसमें क्या लिखा हुआ है। तो कहता है ऑब्जेक्टिव्स परसूट, यानी यहाँ पर वो कह रहा है, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा भी कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर और नज़र आए। वो कहता है जी, ऑब्जेक्टिव्स परसूड बाय ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड Objectives pursued by organizations should be directed to the satisfaction of demands resulting from the wants of mankind। वो कहता है जो भी ऑब्जेक्टिव हों, जो भी हमारे मकासद हों, जो भी हमारे पर्पसेस हों, परसूड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, क्या कोई भी इदारे, चाहे पब्लिक सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोगों का आपस में मिलकर किसी एक मकसद के लिए काम करना। तो उसने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका जो ऑब्जेक्टिव परसू करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई उसके मकासद होते हैं, तो वो मकासद क्या होने चाहिए, शुड बी डायरेक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिमांड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द वांट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी जो लोगों की ज़रूरियात हैं उनकी सेटिस्फैक्शन हो। आसान अल्फाज में पहले सेंटेंस में वो कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या पर्पस है, शुड बी, ये होना चाहिए कि जो वांट्स ऑफ द मैनकाइंड है, वांट्स ऑफ द पीपल है, वांट्स ऑफ द कस्टमर है, डिमांड्स ऑफ द मैसेज है, उस मैसेज की डिमांड्स की सेटिस्फैक्शन हो। अब ऑब्वियसली बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है,
तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि पूरे के पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज हो, चूँकि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी एरिया में रह रहे हैं और बगैर किसी रुकावट के वो सर्विसेज उनको मिलती रहें। तो आप देखते हैं आजकल के दौर में डिफरेंट किस्म के मॉडर्न्स आ गए हैं, डिवाइसेस आ गई हैं, इवन के जो कंपनीज़ हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़, वो इंटरनेट पैकेजेस ऑफ़र कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर आ गया है, गवर्नमेंट की PTCL की कंपनी ऑफ़र कर रही है। क्यों? क्योंकि जो मकसद है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट the fulfillment and the satisfaction of all the demands of the customer or the masses। बड़ा सिंपल सा। तो ये तो पहला सेंटेंस पढ़ के हमें यही लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इस पैसेज में बात हो रही है। Therefore the determination of appropriate objectives for organized activity must be preceded by an effort to determine precisely what their wants are। ज़बरदस्त। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन अपने अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स बनाए। और अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाएगी? जब वो सर्वे करेगी कि लोगों की डिमांड क्या है। यानी यहाँ पर बात ये हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो लोगों की डिमांड्स को सेटिस्फाई करना है। जो लोगों की डिमांड्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, लेट्स से अगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इदारे की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो जुडिशरी, अदालत, निज़ाम, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है जुडिशरी से? उनको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, CJS इम्प्रूव हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का निज़ाम बेहतर हो। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन अगर बेस्ट परफॉर्म करना चाह रही है तो सबसे पहले उसको अपना एक अप्रोप्रिएट मिशन स्टेटमेंट यानी ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करना होगा। और वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लोग हमसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर वो वही बात कर रहा है कि देयरफॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी मतलब फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन होती वही है जो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी करती है, एसोसिएशन ऑफ द पीपल। तो वो कहता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी इदारे के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये होती है कि वो सबसे पहले डिटर्मिन करे, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए, इस चीज़ को समझे कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव भी ठीक हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर लोगों की डिमांड्स आप फुलफिल नहीं कर रहे तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो वो है ही नहीं। जो लोग चाहते हैं आप तो किसी और तरफ जा रहे हैं। तो जब इस तरह चलेगा तो प्राइवेट सेक्टर में तो स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी। फॉर एग्जांपल आजकल टेलीकम्युनिकेशन का दौर है, आजकल वेबसाइट्स का दौर है, आजकल ऑटोमेशन का दौर है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कोविड-19 के इस दौर में भी अपडेट नहीं हुई, ऑनलाइन पे नहीं आई, ऑटोमेशन पे नहीं आई, कंप्यूटर फ्रेंडली उनके एम्प्लॉयज़ नहीं हुए, तो फिर वो कैसे चलेंगे? वो तो इस दौर में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि लोगों की डिमांड्स चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ। तो डिमांड्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। और यहाँ पर चूँकि उसने मेंशन नहीं किया कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ही यहाँ पे अब तक लेंगे जितनी चीज़ हमारे सामने है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ से समझ आई। पहली चीज़ कि जो ऑब्जेक्टिव कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परसू करती है या किसी भी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो बेसिकली डायरेक्ट होने चाहिए। उनकी वजह जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द विल्स एंड विम्स ऑफ द डिमांड्स ऑफ द पीपल। के लोगों को अगर सेटिस्फाई करना है तो उनकी विल्स को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में वो कह रहा है इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल अगर आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द विल एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल है, तो फिर उन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली आप एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी करके उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नंबर 1। अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसी में से टाइटल एक्सट्रैक्ट करना है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि प्राइवेट एक्टिविटी की बात वो कर रहा है, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर की बात ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पे वो हमें ये बताना चाह रहा है कि किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए किसी भी ऐसे सेक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके कस्टमर या उसके बायर्स या जो लोग उससे एसोसिएटेड हैं, जिनकी डिमांड्स के लिए वो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है।
अगर उनकी डिमांड अपडेटेड है, वो नया को वर्जन चाह रहे हैं, जिस तरह HP देखते हैं आप उसके अलावा जो और भी बहुत से लिनोवो हो गया, एप्पल हो गया, ये ब्रांड्स लैपटॉप्स में भी देखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो शुरू में किसी दौर में हुआ करते थे, अब वो नहीं है। वो क्योंकि वो PC बनाया करते थे, पर्सनल कंप्यूटर बनाया करते थे, वो लैपटॉप में इतना ग्रो ही नहीं कर सके। तो लैपटॉप इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन था, एकदम चेंज हुई ये चीज़। तो जो इस तरफ आया वो एग्जिस्ट किया क्योंकि उन ऑर्गेनाइजेशन ने जिन्होंने पब्लिक डिमांड को असेस कर लिया कि आने वाले वक्त में पब्लिक ये डिमांड करेगी, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने अपने ऑब्जेक्टिव भी बनाने हैं, वो फिर रिटेन किए, बाकी आपको सामने ऑब्सलीट हो गए। तो यहाँ पे वो कहते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट मार्केट स्टडीज टू लर्न व्हाट कंज्यूमर गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। ले जी, तो इन पहले 3 सेंटेंस को पढ़ के हमें डायरेक्शन ऑफ द प्रेसी का जो पैसेज या जो भी हमारे सामने पैराग्राफ है उसकी डायरेक्शन क्लियर हो गई है कि इस पैसेज में हमसे पूछा क्या गया। तो चूँकि हमने हेडर यानी पहले 2 या 3 सेंटेंस पढ़ने होते हैं, तो अब हम इसका शुरू के कुछ टाइटल्स यहाँ पर लिख सकते हैं, सूटेबल टाइटल्स। मसलन जो हमने अभी यहाँ देखा, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स परसूड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये कीवर्ड्स हैं इसके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन परसू करती है वो क्या हो सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है जी ये कीवर्ड्स। आप साथ साथ अंडरलाइन भी करेंगे, अपने पेपर में भी अंडरलाइन करेंगे। वैसे भी ऑब्जेक्टिव्स परसूड बाय ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टू देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिमांड्स। अब ये डिमांड्स किसकी सेटिस्फाई हो रही हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिमांड्स सेटिस्फाई हो रही हैं जनरल मैसेज की हो रही हैं, फ्रॉम द वॉन्ट्स ऑफ मैनकाइंड। और उस मैनकाइंड को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आखिरी सेंटेंस में या पहले जो चंद सेंटेंसेस हैं उसके आखिर में वो मार्केट स्टडीज़ कंज्यूमर गुड्स यानी वांट्स ऑफ कंज्यूमर की यहाँ पे बात कर रहा है। उन कंज्यूमर की वांट्स क्या होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। यहाँ से हम इसको भी हाईलाइट कर लेते ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो इस तरह आपने साथ साथ कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करना। तो इसको सामने रखते हुए टाइटल बनाते हैं। मैं चूँकि लाइव ही पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को भी रियल टाइम काम करने की आदत डाली जाए। तो मेरे जहन में जो टाइटल आ रहा है मैं आपके सामने लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ जी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंज्यूमर डिमांड्स। लें जी, ठीक है। ये और एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपका जितना भी टाइटल होता है ना, ये फ्रेज फॉर्म में होता है, सेंटेंस फॉर्म में नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंज्यूमर डिमांड्स, ये भी अभी तक का जो हमने स्टडी की, जो हमने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली ये बड़ा अच्छा टाइटल बन रहा है। अच्छा जी, देयरफॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स, इसकी भी बड़ी बात उसने की कि असल तो चीज़ है किसी भी इदारे का जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिटर्मिन करना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यस, ये भी इसका टाइटल हो सकता है। अब याद रखिएगा वही बात आपने टाइटल में लिखनी है जो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रही हो अपने अल्फाज में। उसकी मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल फिलॉसफी बता देता हूँ। याद रखिएगा कोई भी एग्ज़ाम दुनिया में कहीं पे प्रेसी का लिया जाए, किसी भी जगह पे आपने प्रेसी करनी हो, जो भी पैसेज आपको दिया जाएगा उसमें एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होगा। यानी इधर मैं अभी पहले 2 टाइटल जो लिख रहा हूँ, ये जितने मर्जी मैं टाइटल आखिर तक लिखता जाऊँ, इनमें थीम एक ही होगा। और इससे भी एक कैंडिडेट को बड़ा इजीली पता चल जाता है रफ ड्राफ्ट बनाते हुए कि क्या मुझे प्रेसी की ठीक तरह समझ आई है, क्या रियल आइडिया मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर तो ये मेन थीम चेंज हो रहा है हर टाइटल में आप जो लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही टाइटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। गौर से देखिए, पहले दोनों टाइटल में मेन थीम एक ही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंज्यूमर डिमांड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो दोनों तरफ क्या है, डिटर्मिन कैसे करना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये भी टाइटल हो सकता है, और कंज्यूमर डिमांड्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो मेन थीम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया जी। चलिए, अब हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था कि
रिमेनिंग जो सेकंड पार्ट है, फुटर, इसको हेडर बोलते हैं, इसको हेडर फुटर रोल करते हैं। तो सेकंड आपने क्या करना है, इसका नीचे वाला हिस्सा यानी आखिरी सेंटेंसेस पढ़ने हैं। तो हमने पहले 3 सेंटेंस पढ़े हैं, तो आखिरी भी 3 पढ़ेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये 1 सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस और ये 3 सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक हो गया जी। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारे लिए आसानी हो, और बड़ा भी कर लेते हैं। लें जी, अब हम बाकी का बीच का सारे का पोर्शन हमने छोड़ दिया है, इसको हमने अभी कुछ नहीं कहना, क्योंकि नॉर्मली किसी भी गिवन पैसेज में, क्योंकि हम पैराग्राफ राइटिंग की भी टेक्निक्स पढ़ते हैं ना, सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस पे बात करनी है, फिर जनरल स्टेटमेंट या एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस होता है, और बॉडी वाले जो पैराग्राफ का एरिया होता है उसमें हम एग्जांपल्स देते हैं, रेफरेंस देते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, यानी उसी अपने नैरेटिव को प्रूव करने के लिए। और आखिरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एंड यानी कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं। तो उसमें हम कोशिश करते हैं जो हमने स्टार्ट जहाँ से बात की है उसी को इन्वेलप या सम अप करें। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीच में, क्योंकि वही एग्जाम्पल जो रिपीटेड चीज़ें होंगी, तो हम आखिर में भी बात को दोबारा लेंगे और यहाँ से भी 2 टाइटल बनाएंगे। तो चलें जी, देखते हैं जी यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो वो कहता है, दस एफिशिएंसी इज अ summation of utilities received from the organization divided by the utilities given to the organization as subjectively evaluated by each contributor। वो कहता है कि अगर आप किसी भी जगह एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे की इफेक्टिविटी, क्योंकि एफिशिएंसी कहते हैं ना कोई भी काम किस स्पीड के साथ किया। रिजल्ट तो हर जगह आते हैं, कहीं रिजल्ट देर बाद आते हैं, कहीं रिजल्ट जल्दी आते हैं, कहीं रिजल्ट अप्रोप्रिएट टाइम में ही आते हैं, तो उससे एफिशिएंसी मेजर की जाती है ना, ये कितनी एफिशिएंट है। यानी ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म की, ये कैंपेन हमने लॉन्च की, कस्टमर की डिमांड्स को जो फुलफिल किया, उससे रिजल्ट क्या आया। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ज़्यादा लोग आपके पास आए हैं तो एफिशिएंसी है। इसी तरह जिस तरह हम पढ़ते पढ़ाते हैं, तो अगर आपको बेहतरीन तरीके से लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया, मैंने बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया, हमने रियल टाइम उसको परफॉर्म किया, तो आपको वो बात समझ आएगी और आप खुद से होमवर्क बेहतर तरीके से करेंगे, तो इससे एफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी। और अगर वो वैसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यहाँ वो बात करता है, दस एफिशिएंसी इज अ समेशन ऑफ यूटिलिटीज received from the organization divided by the utilities given to the organization as subjectively evaluated by each contributor। तो efficiency is the combination of all those utilities, वो तमाम की तमाम इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव की गई हैं और फिर इक्वली डिवाइड की गई हैं उन तमाम के तमाम कंट्रीब्यूटर की तरफ से। आगे वो कहता है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज द डिलिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी टूवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो कितनी खूबसूरत बात की उसने कहा, अगर आप किसी भी इदारे की एफिशिएंसी मेजर करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो उस इदारे में काम कर रहे हैं, उसके कंट्रीब्यूटर हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, उनको अलग अलग जो भी काम, जो भी चीज़ें दी गई हैं, उसके रिजल्ट्स चेक करें, उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्म क्या किया है। और जब आप मैनेजमेंट के इस प्रोसेस को, यानी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज द डिलिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी टू द अकम्पलिशमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, यानी किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं, जिस तरह प्रोडक्शन मैनेजर है, इसी तरह मार्केटिंग मैनेजर है, इसी तरह प्रोक्योरमेंट मैनेजर है जो खरीदो फरोख्त करता है रॉ मटेरियल की, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोड्यूस करता है, मार्केटिंग मैनेजर उसको मार्केट करता है, सेल्स मैनेजर उसकी करता है, इस तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हर जगह फैला देगा उस भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रोडक्ट होगी। तो वो कहता है कि द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज द डिलिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है उसके कोई ऑब्जेक्टिव थे, और ऑब्जेक्टिव क्या थे, सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर यानी कस्टमर। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो जो कंज्यूमर और कस्टमर है उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए
आपने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बनाए थे, यानी जो मैनेजमेंट थी उसके फंक्शंस बना दिए थे, यानी हर सेगमेंट का एक एक फंक्शन होगा। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि उस फंक्शन को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए और हर डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाए, जहन में रखते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो मास्क बनाती है, कोरोना वायरस फैल गया है, समझे हम 2020 में हैं और 15 मई का दिन है आज और 2020 है, हर जगह फैल गया। अब किसी भी इंडस्ट्री को जब ऑर्डर मिलेगा तो ऑर्डर क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी के एज पर रिक्वायरमेंट सर्जिकल मास्क बनाए जाएं। अब वो जो सर्जिकल मास्क बनाएगी उसकी प्रोडक्टिविटी एकदम तो नहीं हो जाएगी, किसी ने प्रोक्योरमेंट करनी है तो प्रोक्योरमेंट डिमांड जो मैनेजमेंट का हिस्सा या मैनेजर होगा उसका काम होगा जल्दी जल्दी से वो मटेरियल पूरे पाकिस्तान या दुनिया कहीं से भी मिलता है उसको प्रोक्योर करें। फिर जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहाँ पर मशीनरी, बेहतरीन मशीनरी होनी चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, प्रोडक्शन हो, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, फिर उसकी सप्लाई चेन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में तब तक नहीं हो सकती जब तक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस ना हो। और किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग हर एक सेगमेंट को उनका काम दे देना और बाद में उनको कहना आपस में आप कोऑर्डिनेट करें, मिल के इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करें कि हमने 2 हफ्ते में इतनी प्रोडक्टिविटी पहुंचा देनी है अपने कंज्यूमर तक। द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज मस्ट बी मेंटेन्ड सो दैट ईच कंट्रीब्यूटर इंक्लूडिंग द मैनेजर गेन मोर देन ही कंट्रीब्यूट्स। कितनी खूबसूरत बात की उसने, कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो इस तरह से हो कि हर एक डिपार्टमेंट और सेगमेंट को अलग अलग उसका टास्क दे दिया जाए और वो सब के सब जो मैनेजमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड रहें, लाइजन में रहें और वो कोऑर्डिनेशन उनकी इतनी बेहतरीन हो कि हर एक दूसरे को जो काम करके दे वो इंडिविजुअल, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा, हर कंट्रीब्यूटर अपना काम करेगा, लेकिन वो जब कलेक्टिवली देखा जाए तो किसी एक इंडिविजुअल की अपनी कंट्रीब्यूशन से कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो, यानी आम अल्फाज में वो कहता है कि मोर प्रोडक्टिविटी हासिल हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आखिरी 3 सेंटेंसेस पढ़ के वही बात हमें मिली जो हमें यहाँ पर हेडर में मिली थी, यानी ऊपर वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द मैनकाइंड या कंज्यूमर। यहाँ पे वो बता रहा है वो ऑब्जेक्टिव अटेन कैसे होगा, ऊपर बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या और नीचे बता रहा है वो ऑब्जेक्टिव अटेन। तो इसका मतलब है हम बिल्कुल ठीक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इधर हम लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स need coordinated efforts to be accomplish, यानी किसी भी चीज को accomplish करने के लिए क्या चीज जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स नीड contributed efforts to be accomplished, यानी तमाम के तमाम जो उस ऑर्गेनाइजेशन में सेगमेंट्स या अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनकी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी हो। अच्छा, और मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो अलग अलग डिवाइड कर दिए जाएं, ठीक हो गया। और इसी का नाम उसने एफिशिएंसी मेजरमेंट भी रखा है कि किसी भी जगह की एफिशिएंसी किस तरह निकलती है। तो इधर हम लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं
तो वो कब निकलेगी, जब कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होगी। अब इन अगर चारों के चारों टाइटल्स को आप गौर से देखें तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंज्यूमर डिमांड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स नीड कंट्रीब्यूटेड एफर्ट्स टू बी अकम्प्लिश्ड, क्योंकि कंट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू बी अकम्प्लिश्ड, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर की डिमांड। तो कंज्यूमर की डिमांड तभी होगी जब सारे के सारे उसके अंदर मौजूद डिपार्टमेंट्स वो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। अब ये भी बात उसने की। अब क्या करते हैं, रूल नंबर 3 के तहत ये बीच का पूरा पोर्शन अब हम इसको रीड करके यहाँ से भी कुछ टाइटल्स जो हमारे जहन में आएंगे वो यहाँ पे लिख देने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7, 8 टाइटल आप निकाल देते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमने ज़बरदस्ती इसमें से टाइटल निकालना है। नहीं, जो आपको समझ आ रहा है आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको लिखना है। शुरू में थोड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है किसी भी काम का एक्सपर्ट एक रात में एक दिन में तो नहीं बना जा सकता, तो थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो ये आपका इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। नंबर 1 एंड नंबर 2 जिस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि ये आज का जो होमवर्क है वो ये आपका मिडिल पोर्शन है, इसके आपने गौर से पढ़ना है और कम से कम 4 टाइटल यहाँ पर और बना के देने हैं। ठीक हो गया, तो फिर ये 8 टाइटल हो जाएंगे और कोई एक टाइटल भी दूसरे टाइटल की नफ़ी नहीं होना चाहिए, बात एक ही होनी चाहिए। इससे पता चलेगा क्यों, क्योंकि पैसेज में उसने एक ही बात की है, हाँ वो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके प्रेजेंट करता है और यही हमारा और आपका इम्तिहान भी है। तो आज के लिए मेरे